का कार्य होता है। हाइड्रोलिक ऑयल को ठंडा करना, हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव्य प्रवाहित करना, इम्प्लीमेंट को कपल और अनकपल करना और तेल को धारित करना। आप सभी को पता है जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है इसमें हाइड्रोलिक पंप का जो काम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव्य को प्रवाहित करना। जो द्रव्य क्या होता है? ऑयल होता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 2, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन का अन्य नाम क्या है? बाह्य दहन इंजन, अंतःदहन इंजन, ऑटो साइकिल इंजन, क्लार्क साइकिल इंजन। तो यहाँ पर जो है 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन जो होता है इसे हम ऑटो साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑटो साइकिल, 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन है ना, इसको हम ऑटो साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और ऑटो साइकिल नाम आ जाए ना, उसका नाम का मतलब है पेट्रोल इंजन है। और यहाँ पर डीजल साइकिल का नंबर नाम आ जाए तो वो डीजल साइकिल इंजन हो जाएगा। और क्योंकि जो 4 स्ट्रोक ऑटो साइकिल इंजन है, इसका जो आविष्कार है 1876 में ओटो नामक एक जर्मन वैज्ञानिक ने या इंजीनियर ने किया था, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी इंजन में 6 सिलेंडर लगे हैं तो उसका फायरिंग ऑर्डर होगा। सभी को पता है फायरिंग ऑर्डर से सवाल आते नहीं है क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन हो गया है। फिर भी एक आध प्रश्न कभी पूछ ले तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पर 4 स्ट्रोक का पूछे, यानी 4 स्ट्रोक का पूछे तो आपको 1342 बताना है, 1342 बताना है। वो 6 सिलेंडर का पूछे तो यहाँ पर 15, 36, 24 बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, 2 स्ट्रोक इंजन में प्रथम स्ट्रोक में निम्न में से कौन से स्ट्रोक पूरे होते हैं? 2 स्ट्रोक इंजन होगा, इसमें पहले में आप सभी को पता है इंजन जो होता है उसके 4 काम है, सक्शन करना, कंप्रेशन करना, पावर देना और एग्जॉस्ट करना। तो 2 स्ट्रोक इंजन है तो पहले में ये 2 काम करेगा, दूसरे में ये 2 काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले स्ट्रोक प्रथम स्ट्रोक में निम्न में से कौन सी स्ट्रोक पूरे होते हैं? तो यहाँ पर जो होता है सबसे पहले चूषण है, यानी सक्शन, दाब यानी कि कंप्रेशन, यानी कि ये दोनों काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात होता है, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात 16 से 20 होता है, पेट्रोल का इससे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है 6 से 10 के बीच में ही होता है पेट्रोल का, और डीजल का 16 से 20 होता है। क्योंकि डीजल इंजन संपीड़न के सिद्धांत पे ही काम करता है, इसलिए संपीड़न इसमें ज़्यादा करना जरूरी होता है। प्रश्न संख्या 6, एक रेडिएटर में जल परिवहन निम्न प्रकार से होता है। जल परिवहन, जल का परिवहन किस टाइप से होता है? उच्च टैंक से निम्न टैंक की ओर, यानी कि जो अपर टैंक होता है उससे लोअर टैंक की ओर जाता है, ठीक है, याद रखना है। अपर टैंक में इंजन का गर्म पानी आता है और लोअर टैंक में ठंडा होता है, ठंडा पानी है वो इंजन में फिर से चला जाता है। तो अपर से नीचे, ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्जॉस्ट प्रणाली में कार्बन के जमाव से होता है। एग्जॉस्ट यानी कि जो धुआं सिस्टम है, साइलेंसर में अगर आपके कार्बन जम जाता है तो क्या हो सकता है? बैक प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? बैक प्रेशर है वो बढ़ जाता है, इंजन है वो बैक प्रेशर देने लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8 है, वाल्व के खुलने और बंद होने से संबंधित लगे हुए विभिन्न प्रणाली या उपकरणों के समूह को क्या कहते हैं? वाल्व मैकेनिज्म कहा जाता है। यानी वाल्व जो होते हैं उनको खुलने या बंद होने से संबंधित जो प्रणाली होती है, उपकरण होते हैं, तो उनके समूह को वाल्व मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। एक टर्बोचार्जर इंजन पावर को बढ़ने वाला पार्ट है जो खालिस्तान पर निर्मित होता है, निकास तंत्र पर, फ्रंट ऑफ इंजन ब्लॉक, फ्लाईव्हील साइड में, डिफरेंशियल पर। आप सभी को पता है टर्बोचार्जर होता है, काम तो होता है इंजन की पावर को बढ़ाना, लेकिन लगा होता है निकास तंत्र यानी कि एग्जॉस्ट सिस्टम पर, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर। आपको याद रखना, ठीक है। प्रश्न 10 है, वाहन इंजन के संबंध में फायर पॉइंट होता है। फायर पॉइंट के बारे में पूछा है, वह तापमान जिस पर फ्यूल जल जाता है तो फायर पॉइंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, ECM का अर्थ होता है, ECM किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को ECM के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है, स्पार्क प्लग पर कितने वोल्ट का करंट पहुंचता है? स्पार्क प्लग पर आप सभी को पता है गाड़ियां जो होती है, LMV गाड़ियों में यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल होती है। बात करते हैं HMV गाड़ियों की तो इसमें 12 + 12 वोल्ट की 2 बैटरी इस्तेमाल होती है। अमूमन ड्राइवर क्या करते हैं, केवल एक ही बैटरी 24 वाट की लगा देते हैं, जो कि कंपनी की गाइडलाइन के विपरीत होता है। होती 12 वोल्टेज की, अब एम्पियर में इनमें अंतर होता है। अब आप कहोगे फिर फर्क क्या है, तो LMV की बैटरी 65 एम्पियर के आसपास की होती है। HMV की बैटरी होती है, इसमें लगभग 100 से 120 एम्पियर की बैटरी होती है। अभी एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है करंट बहने की जो गति है, जो करंट बहता है तारों में वो उसकी गति। तो यहाँ पर जो स्पार्क प्लग होता है इस बैटरी की पावर को बढ़ाकर यहाँ पर काम में लेता है 20,000 से 25,000 वोल्टेज। यहाँ पे स्पार्क प्लग काम में होता है। स्पार्क प्लग कौन सी गाड़ी में होता है? पेट्रोल गाड़ी में होता है।
चिंगारी पैदा करने के लिए। प्रश्न 13, धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट निम्न में से होता है। धुआं युक्त नीला एग्जॉस्ट अगर होता है तो ये किस कारण होता है? दहन कक्ष में तेल का जलना। इंजन ऑयल है वो आपके कंबशन चेंबर में पहुंच जाता है और वो जलता है। मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे ऑयल सील है वो लीक हो गई है, तो उसके कारण ऑयल है वो यहाँ पर कंबशन चेंबर में दहन कक्ष में पहुंचने लगता है, इसीलिए गाड़ी इंजन में है वो धुआं देती है। प्रश्न 14 है, लेड एसिड बैटरी को का इलेक्ट्रोलाइट होता है। लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट है वो दो चीजों का मिश्रण होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, इसीलिए इन बैटरियों को लेड एसिड कहा जाता है। जो गाड़ियों में बैटरी काम आती है इसको लेड एसिड बैटरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेड यानी होता है शीशा, शीशे की होती है प्लेटें की बैटरी के अंदर, और एसिड यानी होता है अम्ल यानी कि तेजाब, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कहलाता है। आप सभी को पता होगा। नाम आया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दो चीजों का मिश्रण होता है, एक तो आपका एसिड हो गया, दूसरा आपका पानी हो गया। अब पानी में बात करते हैं कि पानी कौन सा डालते हैं, तो इसमें डिस्टिल्ड वाटर का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी डिस्टिल्ड वाटर क्या है तो पानी। नाम डिस्टिल्ड वाटर क्यों दिया? डिस्टिल्ड वाटर होता है वाष्पीकृत जल, यानी वाष्प के द्वारा प्राप्त किया गया शुद्ध जल, उसमें अशुद्धियां नहीं होती, वो होता पानी है। आप उसको पी लेना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो एकदम शुद्ध जल होता है ना, वो किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। प्रश्न संख्या आपके सामने 15 है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को एक साइकिल चक्कर पूरा करने में क्रैंकशाफ्ट के कितने चक्कर लगते हैं? 4 स्ट्रोक इंजन है। अमूमन ऑटोमोबाइल जो इंजन होते हैं इनमें 4 स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। एक साइकिल चक्कर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? एक साइकिल का मतलब क्रैंकशाफ्ट का एक चक्कर। क्रैंकशाफ्ट अगर एक चक्कर लगाएगी तो यहां पर एक इंजन साइकिल का मतलब है, इंजन साइकिल का मतलब है एक पावर स्ट्रोक। एक पावर स्ट्रोक प्राप्त करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को यानी कि इंजन शाफ्ट को 2 बार घूमना पड़ेगा, 2 बार घूमेगी तभी ये एक पावर देगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, ज्यादा ईंधन खपत का कारण, यानी गाड़ी तेल ज्यादा खा रही है तो क्या कारण हो सकता है? ईंधन सिस्टम में हवा का बंद होना। ईंधन सिस्टम है इसमें हवा आगे जाती नहीं है। वाल्व गाड़ी का गर्म होना, तेल पाइप का लीक होना, तेल में पानी होना। तेल में पानी होगा, तेल पाइप का लीक होगा, वाल्व गाड़ी का गर्म होगा, ईंधन सिस्टम में हवा का बंद होना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ज्यादा ईंधन खपत का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, यदि पेट्रोल इंजन में डीजल का प्रयोग किया जाए तब क्या होगा? पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है पेट्रोल गाड़ी में स्पार्क प्लग होता है और पेट्रोल को स्पार्किंग के माध्यम से जलाते हैं और डीजल को कंप्रेशन से जलाते हैं। अब आपको पता है कि पेट्रोल गाड़ी में आप डीजल डालेंगे तो अब कंप्रेशन उसको मिलेगा नहीं, तो फिर वो जलेगा नहीं, तो यहां पर क्या हो सकता है? वो नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा या रुक रुक के चल सकता है। वाहन में लुब्रिकेशन ऑयल की अत्यधिक खपत होना कौन सी खराबी हो सकता है? लुब्रिकेशन ऑयल को इंजन ऑयल बोला जाता है और ये अत्यधिक अगर खपत हो रहा है तो इसका मतलब है जो रिंग होती है ना, पिस्टन के ऊपर रिंग होती है, पिस्टन के ऊपर 3 रिंग होती है। ये माना कि पिस्टन है, इसके ऊपर 3 रिंग है। पहली 2 रिंगें होती है कंप्रेशन रिंग, जो कि ऊपर का जो कंप्रेशन यानी हवा है उसको नीचे जाने से रोकती है। एक नीचे रिंग होती है वो ऑयल रिंग होती है, जो कि ऑयल को ऊपर जाने से रोकती है। तो ये 3 रिंग है, तो इसमें पिस्टन रिंग अगर खराब हो जाती है ना तो ऑयल है गाड़ी उठाने लगती है और गाड़ी धुआं देती है। कैटेलिक कन्वर्टर फिट किया जाता है। आप सभी को पता है कैटेलिक कन्वर्टर का जो संबंध है वो प्रदूषण से है। गाड़ी की जो साइलेंसर होता है ना, इस बीच में एक ढोलकी सी लगी दी देखी तो यहाँ पर कैटेलिक कन्वर्टर का मतलब होता है ये एग्जॉस्ट पाइप में लगती है और इसका काम होता है प्रदूषण को कम करना, है ना। तो ये आजकल आप सभी को पता है भारत में जब से BS थर्ड लागू है ना तब से कैटेलिक कन्वर्टर लगाया जाना कंपलसरी है। और BS थर्ड की शुरुआत 2005 में हो गई थी, लेकिन पूरे भारत में 2010 में इसको लागू कर दिया गया था। इससे पहले कैटेलिक कन्वर्टर अनिवार्य नहीं था। पिस्टन के नीचे के भाग को क्या कहते हैं? तो पिस्टन का नीचे, जैसे कोई बच्ची होती है तो वो नीचे घघरी पहनती है ना, तो इसको स्कर्ट कहते हैं। उसी टाइप से पिस्टन का जो नीचे का भाग होता है ना उसको स्कर्ट के नाम से जानते हैं। अब इस बच्ची नीचे की घघरी आप याद रख लेना, याद हो जाएगा आसानी से। स्कर्ट ऊपर का भाग यहाँ पे शीर्ष कहलाता है। इंजन की बैक फायर करने पर PCV वाल्व क्या होता है? यहाँ पर इंजन अगर बैक फायर करता है तो PCV वाल्व वो बंद हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है, क्रैंक पिन किसको आपस में जोड़ती है? आप सभी को पता है कि ये माना कि पिस्टन है, यहाँ पे आई होल है, ये कनेक्टिंग रोड है और ये आपकी क्रैंक शाफ्ट, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया अभी। यहाँ पर देखो
ये क्रैंक पिन होगी और ये आपकी इंजन शाफ्ट होगी। ठीक है, अब आपकी देखो ये तो है पिस्टन पिन, ये है आपका पिस्टन, ये है कनेक्टिंग रोड एनसीआर, ये है क्रैंक पिन सीपी सॉरी, ये क्रैंक पिन है और ये क्रैंक खुद है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे हैं कि ये तो है पिस्टन पिन और यह क्रैंक पिन। क्रैंक पिन किन को जोड़ रही है? एक तो आपके कनेक्टिंग रोड है और एक क्रैंक है। तो क्रैंक पिन किन को आपस में जोड़ती है? कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट को या क्रैंक को। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया ना? सीसा तेजाब बैटरी की धनात्मक प्लेट का रंग होता है, यानी लेड जो एसिड बैटरी होती है उसमें जो धनात्मक जो सिरा होगा वो किसका होगा? भूरे कलर का होगा। प्रश्न संख्या 24, सीसा तेजाब बैटरी की नेगेटिव प्लेट का रंग कैसा होगा? स्लेटी होगा। प्रश्न संख्या 25 है, रेडिएटर में कूलेंट का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा करना, कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना, ये इसका काम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कूलेंट का काम होता है। कूलेंट गर्म हो गया, कूलेंट को ठंडा कौन करेगा? रेडिएटर करेगा, है ना। और कूलेंट किसको ठंडा करेगा? इंजन को ठंडा करेगा। जो गाड़ी होती है उसमें अगर आप रेडिएटर में आप अगर पानी या कूलेंट डालते हैं तो उसका रेशियो आप 1 लीटर कूलेंट के साथ में 3 या 4 लीटर पानी डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑयल पंप से ऑयल सीधा जाता है, कहाँ जाता है? ऑयल गैलरी में, ऑयल छलनी में, ऑयल फिल्टर में, मुख्य बेरिंग में। तो ये ऑयल फिल्टर में जाता है। ऑयल पंप से ऑयल कहाँ जाता है? ऑयल फिल्टर में जाता है। प्रश्न संख्या 27, ब्रेक शक्ति की यूनिट होती है। ब्रेक जो शक्ति होती है ना, इसको किस में मापा जाता है? तो इसको किलो वोट में, पावर को हमेशा वॉट में मापा जाता है, पावर को वोट में मापा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28, कारों का क्लच प्राय होता है, कौन सा क्लच होता है? तो यहां पर आपको बताना है, एक प्लेट यानी सिंगल जो प्लेट होती है इनमें, और जो मोटरसाइकिल होती है इसमें मल्टी क्लच प्लेट होती है, मल्टी प्लेटें होती है। मोटरसाइकिल की क्लच देखना, उसमें कई प्लेटें होगी, और जो आपकी 4 व्हीलर गाड़ियां होती है ना, इनकी जो क्लच होती है उनमें सिंगल प्लेट होती है, मतलब एक ही प्लेट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न 28 आपके सामने, 29, आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हैं या हेडलाइट सही नहीं है या वाहन धुआं दे रहा है, तो इस अपराध के लिए कितना जुर्माना आपके ऊपर लगाया जा सकता है? आप सभी को पता होगा, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190 कहती है असुरक्षित वाहन। अगर आपका वाहन असुरक्षित है, लोगों के लिए खतरा है, तो आप अगर कुछ ऐसा काम या कांड कर देते हैं तो आपके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है। जुर्माना 1500 रुपये यहाँ पे लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30, सीएनजी चालित गाड़ियां पेट्रोल और डीजल इंजन की अपेक्षा खालिस्तान प्रतिशत कम कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है। सीएनजी चालित जो गाड़ियां होती है ना, वो पेट्रोल और डीजल की तुलना में लगभग 70% जो है प्रदूषण है वो कम करती है। इसीलिए सीएनजी गाड़ियां काफ़ी फायदेमंद है और सस्ती भी पड़ती है फ्यूल के नज़रिए से भी। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? सीएनजी में सबसे ज़्यादा मीथेन गैस होती है। प्रश्न संख्या 32 है, ड्राइवर किस भाषा का शब्द है? ड्राइवर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है ड्राइव करने वाला, किसी चीज को चलाने वाला जो होता है ना, वो ड्राइवर कहलाता है। ड्राइवर का मतलब है किसी मशीन को चलाने वाला या किसी भी यंत्र को चलाने वाला, किसी वाहन को चलाने वाला। प्रश्न संख्या 33 है, निम्न में से गलत कथन बताना है। वाहन पंजीकरण असाइनमेंट है। असाइनमेंट का मतलब है जब आप एक राज्य में पंजीकृत वाहन का प्रयोग किसी अदर स्टेट में करते हैं तो वहां पर आप 12 महीने से ज्यादा उस वाहन को रख नहीं सकते। अगर आप रखते हैं तो वहां पर आपको आपकी गाड़ी जो है उसकी गाड़ी को आपको चेंज करवाना होता है, और चेंज जब करवाते हैं तो आवेदन करना होता है। आवेदन फॉर्म संख्या 27 में यहां पर किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। परिवहन सेवा वाहन चालक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। परिवहन सेवा वाहन का चालक होगा, उम्र 18 नहीं 20 साल होनी चाहिए। सिंपल सवाल है, गलत हो जाएगा। वाहन के लिए परमिट 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, 5 के लिए भी होता है, 1 के भी लिए होता है, तो ये गलत नहीं हो सकता, सही मान सकते हैं। वर्तमान में नए वाहनों को पीयूसीसी 12 माह के लिए दिया जा रहा है, लेकिन नए वाहनों के मालिक को प्रथम वर्ष का पीयूसीसी लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रथम वर्ष का जो पीयूसी होता है वो कंपनी बना के देती है या डीलर बना के दे देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34, सड़क ट्रैफिक लाइट में हरे रंग की लाइट किस बात का द्योतक है? मतलब उसका मतलब क्या है? जो सड़क ट्रैफिक लाइट होती है वो इस टाइप से होती है। सबसे ऊपर आपको पता है यहाँ पे ग्रीन नहीं रेड होती है, उसके बाद येलो होती है, फिर ग्रीन होती है। तो जो ग्रीन लाइट होती है ना, उसका मतलब होता है कि आप आगे बढ़ते रहें और अपने गंतव्य स्थान की ओर लगातार आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, किसी सड़क पर अस्पताल और अदालत या स्कूल के पास यात्रा करते समय मोटर गाड़ी की अधिकतम स्पीड क्या हो सकती है? बात करता हूं यहां पर गाड़ी को टो कर रहे हैं, मतलब खराब गाड़ी को ले जा रहे हैं। माना कि किसी पशु, किसी जानवर को आप ले जा रहे हैं, माना कि खराब वाहन को आप टो कर रहे हैं, माना कि कोई आंदोलन चल रहा है,
आंदोलन। माना कि कोई आप स्कूल के पास गाड़ी चला रहे हैं, माना कि कोई सड़क पर काम चल रहा है, ठीक है, कोई जुलूस निकल रहा है, ठीक है, ऐसी अगर कंडीशन है तो आपकी गाड़ी की जो स्पीड होती है ना, वो स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये किमी में होगी भाई, 25 किमी। आपको ये समझ में आया होगा, मैं उम्मीद यहाँ पे करता हूँ। प्रश्न 36 है, व्हीकल रोकने से पहले हमें क्या करना चाहिए? व्हीकल रोकने से पहले हमें मिरर का प्रयोग करना चाहिए, ताकि आगे पीछे से कोई कुछ आ तो नहीं रहा है। हम अचानक गाड़ी रोकते हैं और वो आपके अंदर आकर ठोक सकता है। तो बचने के लिए एक ड्राइवर को चालाक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, अच्छा नागरिक होना चाहिए। मिरर का प्रयोग करके ही गाड़ी को रोकना चाहिए। प्रश्न 37 है, व्हीकल चलाते समय ड्राइवर का ज्यादातर ध्यान भंग किससे होता है? आप सभी को पता है, गाड़ी के अंदर आप अगर या तो जो बीच वाला मिरर होता है उसके ऊपर आप मिर्ची लटकाते हैं, नींबू लटकाते हैं, वहां देखते हैं, या उस मिरर में पीछे सवारी बैठी है कोई सीट पे, उसको देखते हैं, या आप मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका ध्यान भंग होता है और दुर्घटना की अधिक संभावनाएं पर रहती है। प्रश्न 38 है, नंबर प्लेट पर अंक अक्सर किस भाषा में होनी चाहिए? आप सभी को पता है, अंक जो होते हैं, नंबर प्लेट पर अंक होते हैं ना, वो अरबी में होते हैं। और अक्षर, सॉरी, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना है। यहां पर जो अंक होते हैं ना, बिल्कुल सही है, अंक अरबी में होंगे और अक्षर जो होते हैं ना, वो अंग्रेजी में होते हैं। अक्षर जैसे कि ABCD, ये अक्षर होते हैं ना, तो ABCD किस में है? अंग्रेजी में है। अंक 1 2 3 4 तो ये अरबी में है ना। अब आप कहोगे हिंदी नहीं है, तो भैया हिंदी यहाँ पे समझ में आती नहीं, आपको पता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हिंदी सभी के समझ में आती नहीं है। भारत में अधिकांश राज्य भी ऐसे हैं जिनके लोगों को यहाँ पर हिंदी समझ में नहीं आती। ये विडंबना जरूर है, लेकिन अब इस मैटर पे हम बातें यहाँ पर नहीं करेंगे। हमें अपना जो टारगेट है ड्राइवर एग्जाम, उसको यहाँ पे आगे बढ़ना है। 40 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति यदि निजी कार व्हीकल चलाते हैं या यात्री व्हीकल चलाते हैं तो रिन्यू केस में उन्हें अनिवार्य रूप से देना होगा। क्या आप सभी को पता है, आप जब LMV लाइसेंस बनवाते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। मेडिकल के लिए आपको यहाँ पर फॉर्म संख्या 1A में स्व घोषणा पत्र देना होता है कि मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। लेकिन आपकी उम्र, यही अगर कार चलाने वाला लाइसेंस भी है और आपकी उम्र अगर LMV के बावजूद 40 प्लस हो गई है, अब आपका काम केवल खुद लिख के देने से नहीं होगा। अब आप क्योंकि बूढ़े हो चुके हैं, आपकी उम्र बढ़ चुकी है, अब आपकी त्वचा मोटी हो चुकी है, आप ज्यादा बीमार होने लगे हैं, आप कम अस्वस्थ हैं, तो यहां पर आपको एक डॉक्टर से मेडिकल प्रमाण पत्र बना के देना होता है। और इसी के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि एक डॉक्टर बना के देता है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 माह होती है। हेवी लाइसेंस जब भी बनाते हैं तो आपको मेडिकल का प्रमाण पत्र देना जरूरी होता है, लेकिन LMV के मामले में 40 साल के बाद में ये वैलिड होता है। इसका उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की धारा यहाँ पर 9 में किया गया है। 3 लेन सिस्टम में कार ड्राइवर को सामान्यतः कौन सी लेन में प्रयोग करना चाहिए? और ये माना कि 3 लेन है, ये पहली लेन है, ये दूसरी है, तीसरी है। जो तीसरी लेन होती है ना, जो सबसे राइट वाली, वो एक तो VIP लेन होती है, VIP नेता लोग वगैरह जाते हैं। एक इसको स्पीड लेन कहते हैं, हाई स्पीड वाले व्हीकल। एक इसे ओवरटेकिंग लेन कहते हैं, ओवरटेक करना हो तो इस लेन का प्रयोग करते हैं। बीच वाली लेन है वो LMV यानी छोटी गाड़ियां जो है इनके लिए होती है। सबसे बाइक जो लेफ्ट लेन होती है वो HMV गाड़ियों के लिए होती है, ट्रकों के लिए, बसों के लिए होती है। अब अगर मान लें कि 4 लेन है, 1 2 3 और 4, तो पहली लेन, दूसरी लेन, तीसरी लेन, चौथी लेन। चौथी लेन तो मैंने अभी आपको बताया VIP है या ओवरटेकिंग लेन हो जाएगी। तीसरी लेन है LMV गाड़ियों के लिए हो जाएगी। दूसरी लेन जो है वो बस के लिए हो जाएगी, बस या पैसेंजर जो व्हीकल होते हैं। चौथी लेन हो जाएगी ट्रकों के लिए। अब आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप अगर ट्रक चला रहे हैं तो ट्रक की मैक्सिमम स्पीड नेशनल हाईवे पर कितनी हो सकती है? NH पर ट्रक की मैक्सिमम स्पीड बता दीजिए। इस प्रश्न का जवाब तो मैंने बताया नहीं। 3 लेन में कार ड्राइवर को यहां पर कहां चलाना चाहिए? मध्य लेन में चलाना चाहिए, क्योंकि दायां लेन किसके लिए है? ओवरटेक के लिए है। बाएं लेन किसके लिए है? ट्रक या HMV व्हीकल के लिए, है ना। तो समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूं। समझ में आया नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। सिग्नल में लाल बत्ती के बाद कौन सी बत्ती जलती है? सभी को पता है, ये लाइटें हैं। सबसे पहले अगर रेड बत्ती ऑन हो गई है तो रेड के बाद कौन सी आती है? रेड के बाद में यहां पर आप जैसे मानेंगे, सबसे पहले आप चौराहे पे जा रहे हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट को ऑन होना होगा तो यहां पर येलो लाइट ऑन होगी। येलो लाइट भी ऐसा संकेत है कि रेड होने वाली है। तो जैसे येलो के बाद में रेड आई, रेड के बाद में जब ट्रैफिक खुला तो ग्रीन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, यातायात के आधारभूत संकेत कितने प्रकार के हैं? यानी मूल रूप से संकेत यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1934 में भारत में की जाती है, काम है संकेतों का प्रकाशन करना। तो इसके द्वारा जो संकेत है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला है कंपल्सरी,
यानी कि अनिवार्य संकेत या आदेशात्मक संकेत। नंबर 2 है वार्निंग संकेत, चेतावनी वाले। नंबर 3 है यहाँ पे इंफॉर्मेटरी यानी कि सूचनात्मक संकेत। जो अनिवार्य संकेत होते हैं वो गोल आकृति में होते हैं, चेतावनी संकेत त्रिभुज में होते हैं और इंफॉर्मेटरी संकेत चौकोर आकृति में होते हैं। पूछा क्या है, आधारभूत संकेत कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हो जाएंगे। प्रश्न 43 है, चौराहे पर दाएं मुड़ने के लिए ड्राइवर अपने हाथ की हथेली को किस तरफ रखेगा? राइट की बात हो रही है, आपको राइट साइड में टर्न लेना है, तो हाथ तो राइट ही काम आएगा, हथेली किस साइड में रहेगी ये आपको बताना है। अगर आपकी हथेली नीचे रहती है तो मतलब आप गाड़ी को रोकना चाह रहे हैं। हथेली अगर आगे की ओर है, राइट हैंड को आप अगर सीधा बाहर निकालते हैं मतलब कि आप राइट टर्न ले रहे हैं, हथेली आगे की ओर। ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44, वाहन में नीले रंग के तार का प्रयोग कहां पर किया जाता है? नीले रंग का प्रयोग होता है तो जैसे हेडलाइट है, टेल लाइट है, रफ लाइट है, इन सभी में ब्लू कलर का तार। स्पेशली आपको पता है गाड़ी में बहुत सारी लाइटें होती है, बहुत सारे तार होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में तार होते हैं, तो एक मिस्त्री कैसे पहचानेगा कि कौन सा तार किस चीज के लिए बना हुआ है? तो उनमें एक अंतर करने के लिए कलर कोड होता है। कलर कोड में जो ब्लू कलर का तार होगा ना, वो यहां पर आपके हेडलाइट, टेल लाइट या रफ लाइट के लिए यहां पर होता है। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने है, गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं होना, खराब होना, टूटी होना कानूनन अपराध होता है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? आप सभी को पता होगा, इसका उल्लेख है यहाँ पर धारा 50। ये धारा 50 कौन सी है? CMVR, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है 1989 का। जो धारा 50 है वो RC के संबंध में ये अपराध बताती है। जुर्माना 177 में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 45, बिना परमिट गाड़ी चलाने पर कौन सी धारा के तहत जुर्माना या चालान हो सकता है? तो धारा 192 ए है ना, इसके तहत बिना परमिट वाली गाड़ियों को यहां पर चालान हो सकता है। परमिट जैसे कि आपके स्टेट परमिट होता है, राज्य परमिट जिसे कहते हैं, नेशनल परमिट जो कि 4 राज्यों के लिए दिया जाता है, पर्यटक परमिट होता है, एक आपके मल्टी एक्सल और अदर व्हीकल के लिए परमिट होता है। तो ये सभी चीजें आपको यहां पर याद करनी है ना। परमिट भी कई प्रकार के होते हैं। तो प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है। एक त्रिभुज में संकेत है जो आगे से तो संकड़ा है, पीछे से चौड़ा है। आगे से संकड़ा, पीछे से चौड़ा, मतलब आगे क्या है? आगे संकड़ा रास्ता है, आगे संकड़ी सड़क है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, जेब्रा क्रॉसिंग का रंग होता है। जेब्रा क्रॉसिंग सड़क के ऊपर बनाई जाती है जहां पर आप क्या करते हैं? रोड को क्रॉस करते हैं, पैदल यात्री रोड को क्रॉस करते हैं, उसे जेब्रा लाइन कहते हैं, जो कि सफेद होती है, सड़क काली होती है, काली पे सफेद। यहां पर आपको एक संकेत दिख रहा है, रोड साइन का अर्थ होता है। यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पर इस टाइप से 2 ऊपर उभार हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हम्प रोड। हम्प रोड को मतलब है, मतलब उबड़ खाबड़ रोड भी कह सकते हैं, उतार चढ़ाव वाली सड़क भी इसको कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या 50 है और आज का हमारा लास्ट का प्रश्न है, रोड साइन के संबंध में गलत कथन बताना है। रोड संकेतों में आदेशात्मक संकेत को निषेधात्मक संकेत भी कहा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आदेशात्मक संकेत है वो निषेध और आज्ञा दोनों टाइप के होते हैं। तो सही है, किसी रोड संकेत का पालन नहीं करने पर दूसरी बार के अपराध के लिए 1500 का जुर्माना है। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न सी है, आदेशात्मक संकेतों का नियामक, विनियामक, अधिदेशात्मक, कंपल्सरी, मैंडेटरी संकेत भी कहा जाता है। ये भी ठीक है। पार्किंग नियम तोड़ने पर धारा 117 और 185 के अनुसार जुर्माना देना होगा। धारा 185 तो बोतल चूस के गाड़ी चलाते हैं ना, तो उनके ऊपर लागू होता है। तो यहाँ पर धारा 185 संकेत से संबंधित नहीं है। आप अगर बोतल चूस के, बोतल पीकर, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो यहाँ पर धारा 185 लागू होती है, सभी को पता होगा। और आप दारू पी के गाड़ी चलाएंगे तो धारा 185 के तहत 10,000 का जुर्माना आपके ऊपर देय होगा। 6 महीने तक मोटे मोटे मच्छर आपको जेल में काटेंगे, आपको आपका भोजन है वो करेंगे। तो ऐसी चीजें आपको करनी नहीं चाहिए, और अगर आप करते हैं तो ये बहुत बुरी चीज आपको छोड़ देनी चाहिए। अगर आप एक ड्राइवर हैं, एक ड्राइवर को अच्छा, शांत स्वभाव वाला और एक शानदार गजब का आदमी बनना चाहिए, जागरूक आदमी बनना चाहिए। लोगों को शराब छुड़ानी चाहिए, न कि खुद को पीनी चाहिए। तो साथियों, आज का जो सेशन है, कम समय में अधिक जानकारी, मजाक मजाक में हम काफी चीजें सीखते हैं और यही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे हम और भी अच्छी क्लास लेंगे। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको लाइक वाला बटन दबाना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखनी है, और आप साथियों इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ऑनलाइन बेस ज्वाइन करना हो तो आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर संपर्क करना है। साथियों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास के संबंध में राय कमेंट सेक्शन में बताना जरूरी है, नहीं तो देखो यार मामला गड़बड़ है। ठीक है ना। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।